नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल को फाइल किया गया था जिसमें जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 है, इसके कुछ प्रावधानों को संवैधानिक चुनौती दी गई थी। अब इसी पीआईएल के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक प्रश्न उठाया गया है और वो प्रश्न ये है कि क्या कानून जीवित जमे हुए भ्रूणों को नष्ट करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि एआरटी एक्ट 2021 में कहा गया है। जबकि इन जमे हुए भ्रूणों को निसंतान दंपतियों को दान किया जा सकता है और ये दंपत्ति बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से फ्रोजन एम्ब्रायो डोनेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। एआरटी एक्ट 2021 बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि फ्रोजन एम्ब्रायो क्या होते हैं, हमारे देश में एआरटी एक्ट किन-किन बातों की अनुमति देता है और किन-किन बातों का निषेध करता है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दरअसल इस याचिका में तर्क ये दिया गया है कि जब इच्छुक और सहमत प्राप्तकर्ता दंपत्ति मौजूद हों, तो जीवित भ्रूणों को नष्ट करना नैतिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से अतार्किक है। दरअसल जो एआरटी एक्ट 2021 है, इस एक्ट में ये कहा गया है कि 10 वर्ष के बाद जो भी अप्रयुक्त भ्रूण हैं, उनको नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको फिर अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए दान किया जाएगा या फिर नष्ट कर दिया जाएगा। 2 बातें कही गई हैं। लेकिन इन सारे हम भ्रूण को किसी निसंतान दंपत्ति को गर्भ धारण के लिए दान नहीं कर सकते, ऐसा एआरटी एक्ट 2021 कहता है। तो इसी के खिलाफ ये जो याचिका ये तर्क देता है कि अगर ये जो भ्रूण है, इसका इस्तेमाल करके कोई निसंतान दंपत्ति गर्भ धारण कर सकते हैं, तो आखिरकार इसको नष्ट करने की क्या ज़रूरत है? जबकि ये जीवित भ्रूण है, जीवित भ्रूणों को नष्ट करना नैतिक रूप से बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसा ये जो याचिका है, इसका पहला तर्क है। फिर इसके बाद ये भी इस याचिका में कहा गया है कि जो गैर आनुवंशिक पितृत्व या मातृत्व है, उसमें विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखें जो कानून है वो डोनर स्पर्म और डोनर एग से बच्चे को जन्म देने की अनुमति देता है, जिसको हम आईवीएफ में देखते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। लेकिन डोनर एम्ब्रायो फ्रोजन को दान करने से रोकता है। तो ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को इस याचिका में एक विधायी चूक बताया गया है, एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट बताया गया है। तो दोस्तों, हम अगर एआरटी एक्ट 2021 की बात करें, तो इसमें ये कुछ अनुमति दी गई है, कुछ अनुमति नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त व्यवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति निःस्वार्थ शुक्राणु का दान कर सकता है, कोई भी महिला अपने अंडाणु का दान कर सकती है। इसके बाद इस एक्ट में डोनर असिस्टेड आईवीएफ को भी अलाउ किया गया है और डबल डोनर आईवीएफ को अलाउ किया गया है। डोनर असिस्टेड आईवीएफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला अगर किसी दंपत्ति में जो पुरुष है, जो मेल है, वो मेल का जो अंडाणु है वो अगर काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस महिला का एग ले ले लिया जाएगा और फिर दूसरे किसी मेल का आप स्पर्म लेके उसका आईवीएफ करवा सकते हैं। आईवीएफ में दरअसल होता ये है कि मान लीजिए एक पति-पत्नी है, उसमें फीमेल है, मेल है, तो फीमेल का एग लिया जाता है और मेल का स्पर्म लिया जाता है, ठीक बात है? अब इनको लेके किसी लैब में इनका फर्टिलाइज़ेशन यानी कि निषेचन करवाया जाता है और फिर निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रायो बनता है, उस भ्रूण को फिर से इस महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है और फिर ये महिला गर्भ धारण करती है। तो अगर एग भी बाहर से है और स्पर्म भी बाहर से है, तो फिर होगा ये कि जो एग और स्पर्म देखें तो डबल डोनर इसको आईवीएफ कहते हैं, ठीक है? और अगर दोनों का है, तो फिर हम देखते हैं दोनों में से अगर किसी एक में दिक्कत है, तो फिर फीमेल का जो अगर एग में दिक्कत है तो फीमेल का एग डोनेशन वाला होगा, अगर मेल के स्पर्म में दिक्कत है तो फिर मेल का स्पर्म डोनेशन वाला होगा और फिर इन दोनों को लैब में फर्टिलाइज़ करवाया जाता है। तो ये होता है आईवीएफ। तो हमारे देश में आप अपनी मर्ज़ी से शुक्राणु और अंडाणु का दान कर सकते हैं। डोनर असिस्टेड आईवीएफ को अनुमति मिली हुई है, डबल डोनर आईवीएफ को अनुमति मिली हुई है। अब इन दोनों में देखें तो डोनर स्पर्म और डोनर एग से जो भ्रूण बनता है, इसमें और इस भ्रूण से जब बच्चा पैदा होता है, तो ये जो बच्चा है वो अपने माता-पिता से आनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं होता है। तो हमारा कानून इस बात की अनुमति देता है कि गैर आनुवांशिक पितृत्व जो है, वो कानूनन रूप से वैध है। लेकिन इस बात की अनुमति नहीं देता कि भ्रूण को दान कर दिया जाता है, क्योंकि दरअसल जब आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आईवीएफ में जब भ्रूण बनाया जाता है, तो इस भ्रूण को 1 या 2 नहीं कई सारे नंबर्स में बनाया जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही भ्रूण जो है, वो महिला के गर्भ में जाए और महिला गर्भ धारण कर ले। तो कभी-कभी जो भ्रूण है महिला के गर्भ में डाला जाता है, लेकिन महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती, तो इसी बात के लिए एक्स्ट्रा भ्रूण बनाए जाते हैं और फिर दोबारा से उस भ्रूण को उस महिला के गर्भ में डाला जाता है। तो मान लीजिए कि किसी महिला ने किसी फीमेल के में आईवीएफ करवाया और पहली बार में ही उसने गर्भ धारण कर लिया। फिर ये भी हो सकता है कि महिला अगर दूसरा बच्चा चाहे, तो फिर इस भ्रूण का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, इसलिए भी एक्स्ट्रा भ्रूण को बनाया जाता है। तो महिला ने मान लीजिए डिसाइड किया कि एक भ्रूण से उसका बच्चा हो गया, अब उसको बच्चा नहीं चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा भ्रूण है, उस एक्स्ट्रा भ्रूण को 10 वर्ष तक बचा के रखा जाएगा, ऐसा एआरटी एक्ट 2021 कहता है। और इस 10 वर्ष के बाद आप देखें तो 2 स्थिति होती है, या तो इसको रिसर्च के लिए दान में दे दिया जाएगा
या फिर इसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो दोनों स्थिति में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भ्रूण होते हैं उसके लिए देखने को मिलेगी। तो नष्ट करने का जो प्रोविज़न है इसी को इस पीआईएल में असंवैधानिक घोषित करने की बात कही गई है। इसको नैतिक रूप से अतार्किक घोषित करने की बात कही है। फिर हम अगर बात करें कि एआरटी एक्ट आखिरकार किन बातों को निषेध करता है, ये तो हमने बात करी कि किन बातों की अनुमति देता है। अगर हम निषिद्ध कार्यों की बात करें, तो ये कानून आईवीएफ के बाद जो बचे हुए सरप्लस फ्रोजन एम्ब्रायोज होते हैं, जो सरप्लस भ्रूण होते हैं, उनको किसी भी निसंतान दंपत्ति को गर्भ धारण करने हेतु दान नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान करता है। अब सवाल ये उठता है कि सरप्लस भ्रूण क्यों बनते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आईवीएफ में सफलता को बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा भ्रूण बनाए जाते हैं। सभी भ्रूण चूंकि इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा भ्रूण बनाए जाते हैं और यही एक्स्ट्रा भ्रूण जो है वो 10 साल तक के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो कानून है वो हस्तक्षेप करता है। ये जो एक्स्ट्रा भ्रूण बने हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायो बने हैं, इसको ये कानून ये कहता है कि आप दान नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर कोई निसंतान दंपत्ति है, अगर इन निसंतान दंपत्ति को बच्चा चाहिए तो हो सकता है कि इनको बिना आईवीएफ के जो ये न एक्स्ट्रा भ्रूण है इसको अगर दे दिया जाए, तो कम पैसे में ये अपना बच्चा पैदा कर पाएँगे, है ना? तो ऐसे में जो ये कानून हस्तक्षेप करता है कि नहीं, भ्रूण का आप दान नहीं कर सकते। अगर आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर में अगर बच्चा चाहिए, तो फिर आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा लागत वाली प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे यही कानून बात करता है और कानून इस विरोधाभास को करता है कि एक तो जो फ्रीली जो एम्ब्रायो बनते हैं, उसको तो अलाउ किया गया है, लेकिन जो फ्रोज़न एम्ब्रायो हैं, उस फ्रोज़न एम्ब्रायो को अलाउ नहीं किया गया है। तो ये कानून यहाँ पे बात करता है। अब ये जो प्रोहिबिशन है, जो प्रतिबंध एआरटी एक्ट 2021 के द्वारा लगा भ्रूण है, इनको फिर चाहिए कि हमें एक और बच्चा चाहिए। एक बार इन्होंने आईवीएफ करवा लिया, तो जो इनके एक्स्ट्रा भ्रूण थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायो थे, उसको प्रिज़र्व करके रखा जाता है और अगर इनको दूसरा बच्चा चाहिए, तो फिर से इस भ्रूण को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस बात की अनुमति एआरटी एक्ट देता है, लेकिन किसी तीसरे पक्ष को ये भ्रूण दान नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, इस अधिनियम में 10 वर्ष की जो अनिवार्य समय सीमा है, उसके बारे में भी सेक्शन 28 और 2 बात करता है। इसमें ये कहा गया है कि 10 साल के बाद अगर भ्रूण का इस्तेमाल नहीं होता है, तो या तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको रिसर्च के लिए दान कर दिया जाएगा। गर्भधारण हेतु दान का कोई भी विकल्प इस अधिनियम में नहीं है। साथ ही साथ इसमें कंसेंट फॉर्म्स जो है उसमें मृत्यु, तलाक आदि की स्थिति में विकल्प भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ एम्ब्रायो डोनेशन का विकल्प इसमें जानबूझकर अनुपस्थित किया गया है, ताकि इसको निषिद्ध किया जा सके। अब दोस्तों, एक ये पूरी इस चर्चा से आप ये समझ पाएँगे कि एक फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रायो के बीच में जो विरोधाभास है वो उभर के आता है। क्योंकि हमारे देश में एआरटी एक्ट 2021 के अंदर में फ्रेश डोनर एम्ब्रायोज़ का तो ट्रांसफ़र सही है, जिसमें डोनर स्पर्म और डोनर एग से बने भ्रूण को किसी दंपत्ति में इम्प्लांट करने की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन जो फ्रोजन एम्ब्रायोज होते हैं, जो कि जैविक रूप से बिल्कुल समान है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर इनको हम पिघला दिया जाए तो ये फ्रेश भ्रूण जैसे ही व्यवहार करेंगे और आईवीएफ में इनकी सफलता की दर भी एक समान ही है। तो इस फ्रोजन एम्ब्रायो को हमारे देश में निषिद्ध किया गया है और फ्रेश डोनर एम्ब्रायोज को हमारे देश में अलाउ किया गया है। तो ये एक विरोधाभासी स्थिति को दिखाता है, ये एक कानूनी भेदभाव को दिखाता है, क्योंकि फ्रेश डोनर एम्ब्रायो को अलाउ किया गया है, फ्रोजन डोनर एम्ब्रायो को प्रोहिबिट किया गया है। तो याचिका ये कहती है कि ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड है, ये हमारे देश में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस मामले में आपको कई सारी संवैधानिक चुनौतियों का भी सामना कई सारी संवैधानिक चुनौतियाँ भी दिखती हैं। जैसे ये जो है विरोधाभास, जिसमें फ्रेश और फ्रोज़न एम्ब्रायो के बीच में एक डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये हमारे अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। क्योंकि आप देखें तो जो फ्रेश डोनर एम्ब्रायो पाने वाले हैं और जो फ्रोज़न एम्ब्रायो से वंचित दंपत्ति हैं, उनमें मनमाना वर्गीकरण हो जाता है। क्योंकि माफ़ कीजिएगा। अब इस वर्गीकरण का कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है, कोई तार्किक आधार नहीं है कि आखिरकार इसको क्यों किया गया है। कानून के उद्देश्य से इसका कोई भी रैशनल नेक्सस नहीं है। तो इसलिए ये जो विरोधाभास है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, ये विरोधाभास इस अनुच्छेद 14 का उल्लंघन की तरह प्रतीत होता है।
इसके अलावा अनुच्छेद 21 जीवन और प्रजनन स्वायत्तता की भी बात करता है। तो जो प्रजनन संबंधी निर्णय है, वो जीवन, गरिमा और निजता का हिस्सा है। तो भ्रूण दान पर जो है, वो रोक लगाया गया है और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी में दखल दिया गया है। दंपतियों की जो डिसिशनल फ्रीडम है, उसका हनन ये जो है वो किया जाता है। तो ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन मानता है। इस कहने का मतलब ये कि अगर किसी दंपत्ति ने एक्स्ट्रा भ्रूण अपना जो है, वो अगर ये किसी को दान करना चाहते हैं, किसी दूसरे निसंतान दंपत्ति को दान करना चाहते हैं, तो ये चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। तो ये जो ये दान करके भी नहीं कर पाते हैं, ये उनके डिसिशनल फ्रीडम का हनन है, ऐसा अनुच्छेद 21 के तहत इस पीआईएल में बताया गया है और इसको अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी माना गया। तो दोस्तों, भ्रूण नष्ट करने की जो बाध्यता है, इसमें मुख्य आपत्ति क्या है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जो जीवित भ्रूण है, उनको कानूनी रूप से नष्ट किया जाता है एआरटी एक्ट 2021 के अंडर में। ले जबकि अगर दाता सहमत है, अगर प्राप्तकर्ता सहमत है, तो चिकित्सकीय रूप से ये अगर संभव है, तो इसको फिर दान किया जा सकता है ना? इसको फिर निसंतान दंपत्ति जो है, वो कम खर्च में, जो कि आईवीएफ एक बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं। तो बिना आईवीएफ के भी वो अपना गर्भ धारण कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जा सकती है। लेकिन जो हमारे देश का कानून है, इस बात की अनुमति नहीं देता। तो पीआईएल में ये कहा गया है कि ये एक लेजिस्लेटिव एब्सर्डिटी है, यानी कि ये विधायी बेतुकापन है। ये जो बात हमारे कानून में लिखी गई है, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। तो दोस्तों, आखिरकार ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है, हमें समझने की ज़रूरत है। आखिरकार इस पीआईएल में जो फ्रोजन एम्ब्रायोज हैं, इनको डोनेट करने की बात क्यों कही गई है? तो भारत में बांझपन की बहुत ज़्यादा व्यापकता है। भारत में लगभग 27 से 30 मिलियन, यानी कि लगभग 3 करोड़ मिलियन दंपत्ति ऐसे हैं, जो कि बिना संतान के हैं, बांझपन से ग्रसित हैं। फिर हमारे पास जो मौजूदा विकल्प है बांझपन को दूर करने के लिए, उसमें सबसे पहला है आईवीएफ, जो कि बहुत महँगा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया। फिर आईवीएफ में कई चक्रों की आवश्यकता होती है ना? तो पहला तो हमारे पास विकल्प है आईवीएफ, दूसरा है अडॉप्शन। अडॉप्शन के लिए हमारे देश में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से आप देखें, जो एम्ब्रायो डोनेशन है, वो एम्ब्रायो डोनेशन हमारे देश में इन परिस्थितियों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें गर्भधारण और प्रसव दोनों का अवसर होता है। इसमें जैविक अनुभव भी बना रहता है, क्योंकि गर्भधारण वो महिला अपने गर्भ अपने बॉडी में ही करती है, इसको लैब में नहीं करवाया जाता। फिर आईवीएफ और अडॉप्शन के बीच का एक मध्य मार्ग भी हमें इस एम्ब्रायो डोनेशन से निकल के आता हुआ दिखेगा, है ना? क्योंकि आईवीएफ बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो अडॉप्शन एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रक्रिया है। तो दोनों के बीच में एम्ब्रायो डोनेशन एक अच्छे विकल्प के तौर पे सामने आ सकता है। साथ ही साथ समानता और आर्थिक न्याय का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए, जो अमीर दंपत्ति हैं, वो विदेश जाकर एम्ब्रायो डोनेशन करा सकते हैं, लेकिन गरीब या मध्यम वर्ग नहीं करवा सकता। तो इस तरीके से जो प्रजनन का अधिकार है, वो एक आर्थिक विशेषाधिकार बन जाता है। कहने का मतलब, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो अपने प्रजनन के अधिकार का इस्तेमाल विदेशों में जाकर कर पाएँगे, लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो अपने प्रजनन अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। तो प्रजनन अधिकार आर्थिक विशेषाधिकार बन जाता है। इस बात पर भी हमारा ध्यान इस पीआईएल में खींचा गया है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आगे की राह क्या हो सकती है? तो देखिए, जो एआरटी एक्ट है, इसमें नियंत्रित भ्रूणदान का प्रावधान को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक सहमति आधारित नियामक ढांचा होना चाहिए, यानी जो दंपत्ति दान करना चाहते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक बेहतर ढांचा होना चाहिए और इन दोनों को मैनेज करने वाला एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। साथ ही साथ जब ये एम्ब्रायो डोनेशन हो, तो इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। जैसे रजिस्ट्री इसका होना चाहिए कि जो दे रहा है, मतलब जो डोनर है और जो रिसीवर है, दोनों के बीच में एक कुछ आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ परामर्श सेवाएँ भी अवेलेबल करवानी चाहिए, ताकि जो दान करता है और जो प्राप्त करता है, दोनों को ये पता चल सके कि एम्ब्रायो डोनेशन के क्या-क्या प्रो हैं, क्या-क्या कौन से, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कौन-कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाए, इस बात के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी ने अपना भ्रूण दान कर दिया, है ना? और इस भ्रूण से जो बच्चा हुआ, उस बच्चे को बाद में कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके जो माता-पिता अभी हैं, वो माता-पिता उसके ओरिजिनल माता-पिता नहीं है। तो ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आए, जिसने दान किया है उसका नाम, जिसने प्राप्त किया है उसका नाम, इसको गुप्त रखा जाए, इस बात के लिए भी एक व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। तो इससे जो हमारे प्रजनन अधिकार हैं, उनको हम अपने देश के संवैधानिक मूल्यों से जोड़ पाएँगे। तो ये हमारी आगे की राह हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के सेशन में आपने इसको समझा होगा कि कैसे फ्रोज़न एम्ब्रायो डोनेशन हमारे देश में एक बांझपन की जो समस्या है, जिससे लगभग 3 करोड़ लोग अभी ग्रसित हैं, इस बांझपन की समस्या से हमें निजात दिला सकता है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रीलिम्स एमसीक्यू को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सवाल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये अधिनियम निस्वार्थ रूप से शुक्राणु और अंडाणु दान की अनुमति देता है, सही है। ये अधिनियम डोनर शुक्राणु और डोनर अंडाणु से बने भ्रूण को किसी दंपत्ति में प्रत्यारोपित करने की अनुमति देता है, ये भी ठीक है।
यह अधिनियम आईवीएफ प्रक्रिया के बाद बचे हुए भ्रूणों को किसी अन्य निसंतान दंपत्ति को गर्भ धारण करने हेतु दान की अनुमति देता है, तो तीसरा गलत हो जाता है। और अधिनियम के अंतर्गत जो जमे हुए भ्रूण हैं अधिकतम 10 वर्षों तक ही संरक्षित किए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1, 3 और 4 ये माफ़ कीजिएगा, 1, 2 और 4 ये सही है, तीसरा आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप इस पूरी चर्चा के आधार पे इस मेंस के क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, ताकि आपकी मेंस की तैयारी भी साथ-साथ होती रहे। कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 भ्रूण दान को प्रतिबंधित करते हुए एक और गैर आनुवंशिक पितृत्व को स्वीकार करता है, जबकि दूसरी ओर जीवित जमे हुए भ्रूणों को नष्ट करने का प्रावधान करता है। इस कथन के आलोक में एआरटी एक्ट की संवैधानिक, नैतिक और सामाजिक चिंताओं का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर लिख के दोस्तों आप मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।